नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं ममता कालिया जी की लिखी कहानी आपकी छोटी लड़की। टुनिया, जरा भागकर चिट्ठी डाला। टुनिया, ठंडा पानी पिला। मैंने गैस पर दूध चढ़ाया है, तू पास खड़ी रह टुन्नू, कुछ करना नहीं है। जब दूध उफनने लगे तब तू गैस बंद कर देना। दिन भर दौड़ती है टुनिया, स्कूल से आकर होमवर्क करती है, थोड़ा बहुत खाना खाती है और इसके साथ ही शुरू हो जाता है काम पर काम, काम पर काम। घर के टेढ़े से टेढ़े और सीधे से सीधे काम सब टुनिया के जिम्मे। टुनिया बाजार से लकड़ी लाएगी, टुनिया पौधों में पानी देगी, टुनिया मम्मी को दवाई देगी, टुनिया बाहर सूख रहे कपड़े उठाएगी, टुनिया 10 बार दरवाज़ा खोलेगी, 10 बार दरवाज़ा बंद करेगी। अगर पड़ोसी आंटी से 15 दिन पहले दी गई कटोरी मांगनी है तो टुनिया ही जाएगी। वह इतनी बहादुर है जो जाकर सीधे सीधे कह दे, आंटी वह कटोरी दे दीजिए, वही जिसमें हम सरसों का साग दे गए थे आपको। अचानक मेहमान आ जाएं तो बर्फ मांगने केरा वाला मेम साहब के पास टुनिया ही जाएगी। और किसकी मजाल जो उस बदमिजाज औरत को पटाकर उसके फ्रिज से बर्फ निकलवा सके। टुनिया है तो 13 की पर लगती है 11 की। न उसे दूध पीना अच्छा लगता है न अंडा खाना। हल्का फुल्का बदन है उसका, कमर इतनी छोटी कि स्कूल यूनिफॉर्म की स्कर्ट खिसकी पड़ती है, जरा भागे तो ब्लाउज स्कर्ट के बाहर। इसलिए टुनिया को बेल्ट लगानी पड़ती है या फिर स्कर्ट में 3-3 जगह हुक फंसाने के लिए लूप। स्कूल जाने के लिए तो बकायदा तैयार होना ही पड़ता है, टाई भी लगानी पड़ती है, जूते भी चमाचम चाहिए। पर वैसे टुनिया को ढंग से कपड़े पहनने का धीरज कहाँ। जो हाथ आया गले में डाल लिया। घर में सभी के बाल कटे हुए हैं, मम्मी के, दीदी के, यहाँ तक कि कोलीन के भी। कोलीन सुबह शाम आती है, डस्टिंग करती है, कपड़े इस्त्री करती है और रसोई में खाना बनाने के पूर्व की तैयारी। खाना उससे नहीं बनवाया जाता, मम्मी कहती हैं कि वह पकाएगी तो छूत लग जाएगी। टुनिया को यह जरा भी समझ नहीं आता कि यह छूत कैसे लग सकती है। जैसे कोलीन आटा गूंदे सब्जी काट दे तो ठीक, लेकिन वह सब्जी यदि छौंक दे तो छूत, वही आटा अगर सेक दे तो छूत। कोलीन है बड़ी फैशनेबल, नाक भौं से कोड़ते हुए बता चुकी है कि अगर उसके बाप को दारू का इतना लालच न होता तो वह कभी काम करने ना निकलती, वह भी घर घर। कोलीन 3 घरों में जाती है। वह इतना पाउडर लगाती है कि पड़ोस के देवराज ने उसका नाम पाउडर एंड कंपनी रख छोड़ा है। कोलीन ऊंची सी फ्रॉक पहनती है और ऊंची सैंडल, उसका शरीर भी कई कोण से ऊंचा ऊंचा लगता है। हर इतवार वह चर्च जाती है और हर शनिवार पिक्चर। कभी उसके बालों में नया क्लिप होता है, कभी स्कर्ट की जेब में नया रुमाल। बगल वालों की आया मेरी जब पूछती है कहाँ से लिया, तो कोलीन आंखें मटकाकर कहती है, हमारा बॉयफ्रेंड दिया। टुनिया को कोलीन पसंद नहीं है, उसे लगता है कोलीन अच्छी लड़की नहीं है। जिन बातों पर टुनिया को गुस्सा आता है उन पर कोलीन खिलखिलाकर हंस पड़ती है। हर समय मस्ती सी चढ़ी रहती है उस पर। फैशन और पिक्चर के सिवाय उसे कुछ नहीं सूझता। वह बकायदा एक्टिंग करके पिक्चर की कहानी सुनाती है, भले ही कोई सुने चाहे न सुने। उसका इस तरह मटकना टुनिया को नापसंद है। वह कई बार मम्मी से कह चुकी है, इसकी छुट्टी क्यों नहीं कर देती, पर मम्मी हर बार एक ही सुर पर बात खत्म करती हैं, टुन्नो तू तो सुबह तैयार होकर चल देती है स्कूल, बेबी को टाइम नहीं मिलता, रह गई मैं। तो भाई साफ बात है, मुझसे इतना काम होता नहीं, कोलीन भी मदद न करे तो मैं मर जाऊं। मम्मी मरने जीने के सवाल न जाने कहाँ से ले आती हैं बात बात पर। अभी जबलपुर से माधुरी आंटी आई थी और छुट्टियों में टुनिया को साथ ले जाना चाहती थी। मम्मी ने कहा, ना बाबा ना, टुनिया को मैं नहीं भेज सकती। एक तो कोलीन छुट्टी पर गई हुई है, ऊपर से तू इसे ले जाएगी। मुझसे नहीं होता इतना काम, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। माधुरी आंटी अकेली वापस चली गई थी। हालांकि टुनिया मन ही मन बहुत तरसती थी साथ जाने के लिए। कैसा होगा जबलपुर, उसने मन ही मन सोचा था। अपनी किताब में उसने मेड़ा घाट के बारे में पढ़ा था। वह वहां जाकर मिलान करना चाहती थी कि किताबें कितना सच बोलती हैं, पर मम्मी को वह कैसे मर जाने दे। मम्मी की खातिर तो वह सारा दिन भागती है। कई ऐसे भी काम करती है जो उसे कतई पसंद नहीं। मसलन पाल साहब के यहाँ जाकर पापा को फोन करना, नल बंद होने पर निचली मंजिल पर डॉक्टर जगतियानी के घर से पानी लाना, बाजार से कांदा बटाटा खरीदना
और सामान मम्मी को पसंद ना आने पर उसे वापस करने दुकान पर जाना। मम्मी उससे दुनिया भर का सामान मंगाएंगी, फिर उसमें मेन मेक निकालेंगी। साबुन में तू 10 पैसा ज्यादा दे आई है। बट्टी लेकर वापस बोहरा के पास जा और कह हमें नहीं लेना साबुन। लूट मची है क्या? जो दाम मन में आया ले लिया। चुन्नो इतनी बड़ी हो गई तू, अभी तक अदरक खरीदने की अक्ल नहीं आई। यह एकदम 2 कौड़ी की अदरक है, गड्ढे वाली। अदरक तो एकदम बादाम जैसी आ रही है आजकल। अब दुनिया क्या जाने अदरक बादाम जैसी कैसी होती है। उसे तो अदरक एकदम नीरस चीज लगती है, खाने में भी और देखने में भी। एक बार खरीद कर वापस करना क्या इतना आसान होता है? पसीना आ जाता है, कार्टून अलग बनता है। छुट्टी वाले दिन एक दोपहर घर में पानी एकदम खत्म था। मम्मी ने झट से कह दिया, दुनिया एक छोटी बाल्टी पीने नीचे से ले आ, कम से कम चाय तो बने। डॉक्टर जगतियानी के यहाँ नल के साथ साथ हैंडपंप भी लगा है। निचली मंजिल होने की वजह से उनके यहाँ पानी हर वक्त आता है। डॉक्टर और मिसेज जगतियानी दोनों सुबह अपनी क्लिनिक पर जाते हैं, दोपहर 2:30-3 तक लौटते हैं। लौटकर खाने के बाद वे सो जाते हैं, एयर कंडीशनर चलाकर। उनके घर की पूरी देखभाल उनका नौकर राम जी करता है। वही फोन सुनता है, कॉल बेल बजने पर दरवाजा खोलता है, कार साफ करता है और खाना बनाता है। सारी शाम जब डॉक्टर साहब और मिसेज जगतियानी क्लिनिक पर होते हैं, राम जी टीवी देखता है। यह उसका रोज का काम है। एक एक अनाउंसर को वह पहचानता है। उसने सबको नाम दे रखे हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, चलेगा और खटारा। उस दिन टुनिया पीतल की छोटी बाल्टी लेकर नीचे पहुंची तो डॉक्टर साहब के घर का पिछला दरवाजा खुला था। टुनिया सीधे अंदर पहुंच गई। टोटी खोलकर देखा, पानी नहीं था। फिर उसने हैंडपंप चलाया, वह भी सूखा पड़ा था। तभी राम जी रसोई में से निकल कर आया। आज पानी नहीं है, सब खलास। टुनिया ने एक बार और नल खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि राम जी ने अपने पजामे की ओर इशारा किया और अश्लील ढंग से मुस्कुराकर कहा, लो, इससे भर लो। टुनिया कुछ समझ नहीं पाई, पर जो कुछ उसने देखा उससे घबराकर वह दहशत से चीखती भाग खड़ी हुई। बाल्टी वापस उठाने का किसे होश था। बेतहाशा भागती टुनिया तीसरी मंजिल पर घर में घुसी तो मम्मी की घुड़की पड़ी। पानी नहीं लाई ना, अब पीना शाम की चाय। काम तो कोई करना ही नहीं चाहता आजकल। एक कोलीन है, उसे कुछ कहो तो वह मुंह बनाती है। एक तू है, तेरे अलग नखरे, जो करूं जहां करूं मैं मरूं। टुनिया का मन इस वक्त इतना घिना और घबरा रहा था कि वह क्या न कर दे, पर माँ की भुन भुन सुनकर भन्ना गई। ये मम्मी है, इन्हें क्या फिक्र, टुनिया पानी क्यों नहीं लाई। इनका तो बस काम होना चाहिए, नहीं तो ये मरने को तैयार बैठी हैं। और बाल्टी कहाँ फेंक आई, बोल तो सही मुंह से। हद हो गई ढीठपने की, खाली बाल्टी उठाकर लाने में इसकी कलाई मुड़ती है। एक हम थे, हमारी माँ जरा इशारा कर दे, हम सिर के बल उल्टे खड़े रहते थे। बस शुरू हो गया ये और इनका जमाना। अब यहाँ रिकॉर्ड जल्दी नहीं रुकने वाला। लकड़ी काटने से लेकर सिर काटने तक के अपने तजुर्बे सुनाए जाएंगे। नानी के सिराहने लहराता सांप मम्मी ने कुचला था। लोहे वाली की सोने की तगड़ी का पता मम्मी ने लगाया था। चोर को सेंध लगाते सबसे पहले मम्मी ने देखा था। नानी की बीमारी में उन्हें कैसे संभाला था। कैसे बताए टुनिया कि यह सब करना आसान है, बनिस्बत वापस नीचे जाने के, अपनी आंखों व गंदी चीज देखने के, महज एक बाल्टी की खातिर। दीदी के साथ तो ऐसा नहीं करती मम्मी। दीदी उनका एक भी काम नहीं करती, फिर भी उसके सामने मम्मी कभी शिकायत नहीं करती। वह तो कांदा बटाटा लेने बाजार नहीं जाती, उसे पानी लेने डॉक्टर जगतियानी के यहाँ नहीं भेजा जाता। बिजली का बिल जमा करने की कतार में दीदी तो कभी नहीं लगती। दीदी सुबह 8 बजे सोकर उठती हैं, उठते ही हुक्म चलाने लगती हैं, कोलीन मेरे नहाने का पानी गर्म करो, मम्मी आलू का टोस्ट बना दो, टुनिया इस कुर्ते के साथ का दुपट्टा ढूंढ दो। दीदी नहाने चली जाती हैं और घर भर उसके कॉलेज जाने के काम में इस कदर व्यस्त हो जाता है जैसे दीदी लाम पर जा रही हों। मम्मी गेट पर उसे घड़ी और रुमाल पकड़ाने भागती हैं। दीदी थैंक यू भी नहीं कहती, बस एक महारानी नजर सब पर डाल शान से चल देती हैं। अकेली कॉलेज जाती हैं, पर यूं लगता है मानो 4 अर्दली आगे 4 पीछे चल रहे हैं। किस शान से दीदी सड़क क्रॉस करती हैं, आती जाती टैक्सियों कारों को चुनौती देती। है किसी की मजाल जो दीदी से पूछे, क्यों जी, यह सड़क क्या आपके पापा ने बनवाई है। वह पैदल पार पर
क्या बटेरों के लिए छोड़ रखा है? टुनिया को पता है जब दीदी कॉलेज के लिए निकलती हैं, कॉलोनी के आधा दर्जन लड़के तो तभी अपने अपने घर से निकलते हैं। वे इधर उधर छा जाते हैं, कोई पुलिया के पास, कोई चौराहे पर, कोई बस स्टॉप पर। दीदी इन सब की हीरोइन है। किसी ने दीदी को कॉलेज के स्टेज पर नृत्य करते देख लिया है, बस बस गुडुप। किसी ने दीदी को डिबेट में बोलते सुना है, धराशायी। कोई दीदी की चाल का दीवाना है, कोई दीदी के बाल का। बच्चू सीने पर हाथ रखकर गाता है, उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम। आबू 2 साल से एलएलबी में फेल हो रहा है। दीदी किसी की ओर नहीं देखती। गर्दन को एक गुमान भरा झटका दे वह बस स्टॉप पर ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे बंकिंघम पैलेस की बग्गी उसके लिए आने वाली हो। एक दिन तो आ भी गई थी प्रिंस राजगढ़ की गाड़ी। दीदी बस स्टॉप पर खड़ी थी कि चॉकलेट रंग की कार झटके से आकर सामने खड़ी हो गई। प्रिंस खुद ड्राइव कर रहे थे। निहायत शालीनता से बोले, मिस सहाय, मैं भी कॉलेज जा रहा हूँ। मे आई हैव टू प्लेजर टू ड्रॉप यू। दीदी ने एक नज़र उसे देखा और कहा, सॉरी, मैं नहीं जानती आप कौन हैं। प्रिंस सिर झुकाकर चला गया। वह कॉलेज नहीं गया, वह इतना दिल मिला गया कि उसने उसी दिन न सिर्फ कॉलेज वरन शहर भी छोड़ दिया। बहुत नाज है टुनिया को अपनी बहन पर। दीदी टुनिया से चाहे जो काम ले ले, टुनिया कर देगी। टुनिया दीदी के नाखून काटती है, रुमाल धोती है, बाल कंघी करती है, कमरा ठीक करती है। उस दिन टुनिया बहुत थकी हुई थी। बाजार के 5 चक्कर लगाने पड़े थे। दीदी को भी बाजार का ही एक काम था, उसे दर्जी से मैक्सी मंगवानी थी। दीदी ने अपने बालों से मोतियों के फूलों का छोटा गुच्छा निकालकर टुनिया को पकड़ा दिया। खुशी के मारे टुनिया सारी थकान भूल गई। फूलों को निहारते निहारते वह दर्जी की दुकान तक चली गई और मैक्सी ले आई। पैर बहुत दुखे पर फूल कितने सुंदर थे। कई बार दीदी टुनिया के हाथ में अपनी फिलॉसफी की किताब थमाकर लेट जाती है। पढ़ाई करने का दीदी का यह प्रिय तरीका है। टुनिया कांट हीगल से लेकर अद्वैतवाद तक सब पढ़कर सुनाती है। बहुत कुशाग्र बुद्धि है दीदी। एक बार का सुना ज्यों का त्यों याद हो जाता है उसे। इसी तरह दीदी ड्रामे का पार्ट याद करती हैं। दीदी के साथ साथ टुनिया को भी याद हो जाते हैं संवाद। माँ ने कहा, चले गए सबके सब चले गए। 6 बेटे पैदा किए, 6 चले गए। अब जाकर मैं सोऊंगी, चैन से सोऊंगी। जिस दिन से ब्याही आई एक दिन भी नहीं सोई। कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, जीवन प्रार्थना में बीता। आज इसकी पूजा, कल उसका उपवास। अब सब चले गए। लाख तूफान आए, अब मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। सागर से मुझे क्या लेना और क्या देना। भले ही घर में अब भोजन के नाम पर सिर्फ एक सूखी छड़ी मछली हो। मुझे क्या चिंता, किसकी फिक्र। मैं पैर फैलाकर सोऊंगी, भर नींद सोऊंगी। जे.एम. सिंच के इस नाटक में दीदी गजब का अभिनय करती हैं। हाल में बैठे एक एक दर्शक की आंखें डबडबाई होती हैं। टुनिया ने खुद देखा है, दीदी की खासियत यही है। चाहे उसे दिलबहार बेगम बना दो, चाहे बूढ़ी अम्मा, पात्र को जीता जागता खड़ा कर देती है सामने। तभी तो अपने आगे निर्देशक को कुछ समझती नहीं। इंग्लिश एसोसिएशन के नाटक एंटनी एंड क्लियोपेट्रा का निर्देशक वह कुर्गी लड़का है जिमी। दीदी उसका कोई कहना नहीं मानती। दीदी कहती हैं वह अपनी मर्जी के अनुसार क्लियोपेट्रा के संवाद बोलेगी। प्रोफेसर चौकसी ने हार कर कह दिया, शी इज अ बॉर्न क्लियोपेट्रा, लेट हर हैंडल द कैरेक्टर। कॉलेज के वार्षिकोत्सव में दीदी की जय जयकार होती रहती है। मुख्य अतिथि एक के बाद एक 10 पुरस्कार दीदी को देते हैं। अधिकतम अंक पाने पर अंग्रेजी, हिंदी, फिलॉसफी और लैंग्वेज का प्रमाण पत्र तो मिलता ही है, साथ ही गायन, नृत्य और अभिनय का भी। एक पुरस्कार व्यक्तित्व के लिए, एक वक्तृता के लिए। टेबल टेनिस शील्ड दीदी की वजह से जीती गई, उसका भी विशेष पुरस्कार मिलता है। बार बार अपनी सीट से मंच तक जाना दीदी की शान के खिलाफ है। दीदी वहीं खड़ी हैं विंग्स में, एक भक्त छात्र को अपने पुरस्कार पकड़ाती हुई। वहीं से निकलकर वह मुख्य अतिथि के पुरस्कार ग्रहण करती और वहीं खड़ी हो जाती। हॉल में सब बड़े रश्क से उसका नाम सुन रहे हैं, उसके दीदार का इंतजार कर रहे हैं, पर दीदी को कोई जल्दी नहीं। मंच पर जाते समय वह घबराती भी नहीं। पुरस्कार टुनिया को भी मिलते हैं अपने स्कूल में, पर वह तो इस कदर हड़बड़ा जाती है कि प्राचार्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। घबराहट में मुंह से कभी थैंक यू पहले निकल जाता है और पुरस्कार बाद में पकड़ती है। कभी थैंक यू मुंह से निकल ही नहीं पाता, जुबान तालू से चिपक कर सूख जाती है। हाथ थर थर कांपने लगते हैं।
वही रोज के चेहरे होते हैं, फिर भी दुनिया कितना घबरा जाती है। दीदी बिल्कुल नहीं घबराती, एकदम बाहरी आदमी है, मुख्य अतिथि। पर दीदी कुछ इस अंदाज में उसके हाथों से पुरस्कार लेती हैं मानो ले नहीं दे रही हैं। दुनिया भी बैठी है ताली बजाने वालों में। जितनी बार दीदी का नाम बुलाया जाता है, दुनिया को लगता है उसका कद ऊंचा होता जा रहा है। उसकी इच्छा होती है अपनी सीट पर खड़ी हो जाए और जोर जोर से ताली पीटे। उसका दिमाग उसे तसल्ली और तमीज सिखाता है। जलसे के बाद दुनिया दीदी के साथ लौट रही थी। कॉलेज से बस स्टॉप कुछ दूर पर था। कुछ इनाम दीदी ने पकड़े थे, कुछ दुनिया ने। दुनिया को लग रहा था ये उसी ने जीते हैं। आखिर वही तो दीदी को संवाद याद कराती है नाटकों के। वही दीदी को फिलॉसफी, हिंदी और अंग्रेजी के लेसन सुनाती है। बार बार रास्ते में कभी कोई दीदी को मुबारकबाद दे रहा था। तभी 4 लड़कों के एक झुंड ने आकर दीदी को बधाई दी। फिर उनमें से एक नाटे से लड़के ने कहा, मिस सहाय, हम लोगों में एक शर्त लगी है। राज कक्कड़ का कहना है यह लड़की जो आपके साथ है आपकी बहन है। मेरा कहना है ऐसा हो ही नहीं सकता। बकवास करना राज की पुरानी आदत है, लेकिन मैं आपकी शान के खिलाफ इसे बोलने थोड़े ही दूंगा। आप असलियत बता दीजिए, हम लोगों में आइसक्रीम की शर्त लगी है। दीदी ने निहायत लापरवाही से कहा, मेरी बहन है या तोड़ना सहाय। लड़कों के मुंह आवाक से रह गए। उन्होंने टकटकी लगाकर दुनिया को जांचा, जैसे चिड़ियाघर में बच्चे जेब्रा देख रहे हों। राज कक्कड़ ने विजेता अंदाज में बाहें चढ़ा ली। देखा ना, मेरी खबर गलत नहीं हो सकती, है ना धमाका। नाटे लड़के ने हताश स्वर में कहा, यह आपकी सगी बहन है मिस सहाय। हाँ बाबा हाँ, दीदी ने हंसते हंसते कहा। एक ही माँ की? हाँ, और एक ही पिता की भी। दीदी ने अपनी तरफ से मजाक मारा, जिस पर सब हो होकर हंस पड़े। दुनिया को पहली बार रोना रोना सा आया। कितने बेहुदा लड़के हैं, कैसे भद्दे मजाक करते हैं। यह क्या शर्त लगाने की बात है। कितनी बार वह दीदी के साथ कॉलेज आ चुकी है। बहन नहीं तो क्या चपरासीन है। घर जाकर दुनिया ने किसी से कुछ न कहा, पर रुलाई एक अधड़ की तरह मन में घुमड़ रही थी। किसी को उसकी ओर देखने का अवकाश ही कहाँ था। कोई दीदी की पीठ ठोक रहा था, कोई उसका मुंह चूम रहा था। पापा ने दीदी से सगर्व कहा, यू आर माई ब्रेनी डॉटर। शाबाश। दुनिया को मम्मी ने तत्काल भेज दिया बाजार लड्डू लाने। पड़ोस के घरों में लड्डू बटेंगे। दीदी इतने इनाम जो लाई हैं। सबके बच्चे उसी कॉलेज में पढ़ते हैं, पर है कोई जो इतने इनाम पाए। दुनिया घंटों घर घर घूमती फिरी। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। कैरा वाला, जगतियानी, द्विवेदी, आलम खान। कॉल बेल बजाई, दरवाजा खुला। दुनिया ने हाथ जोड़े। नमस्ते आंटी, हमारी दीदी इस साल फिर हर चीज में फर्स्ट आई हैं। मम्मी ने मिठाई भेजी है। नमस्ते। पापा ने रेडियो पर से दुनिया के स्कूली कप उठाकर ताक पर रख दिए और दीदी के बड़े कप सजा दिए। कमरा जगमगा उठा। नए कप चमकते कितने गजब के हैं। अब कल फोटोग्राफर आएगा, दीदी की फोटो खींचेगी। रात जब दुनिया अपने बिस्तर पर लेटी, उसे न जाने कहां से अवश्य रुलाई आ गई। स्पष्ट नहीं था कि वह क्यों रो रही थी, पर आंसू थे कि बहे जा रहे थे। लगातार रोने से नींद भी उड़ गई। दुनिया दबे पांव उठकर गुसल खाने में गई। वहां लगे शीशे में उसने अपना चेहरा देखा। नहीं, इतना बुरा तो नहीं कि बर्दाश्त न हो। बाल उसके दीदी से लंबे और मुलायम हैं। त्वचा भी उसकी चमक रही है। फिर उन लड़कों ने क्यों कहा कि वह दीदी की कोई नहीं। और फिर अगर लड़कों ने बदतमीजी की भी तो क्या दीदी उन्हें डपट नहीं सकती थी। क्या उसका हाथ अपने हाथ में ले गर्व से नहीं कह सकती थी, देखो यह है मेरी बहन, मेरी अपनी छोटी बहन, तुम्हें दिखाई नहीं देता। दुनिया क्या करे कि अपनी दीदी की बहन लगे। क्या गले में पट्टा लटका ले, या आटे के बोरे में मुंह घुसा ले, या छील डाले अपनी चमड़ी छिलके की तरह। दुनिया को इसी तिलमिलाहट में याद आई उस लाल लहंगे की, जिसके कारण उसे कितनी मार पड़ी थी। दीदी को टाउन हॉल में एकल नृत्य प्रतियोगिता में नाचना था। उसके लिए नया लाल लहंगा, ब्लाउज और चूनर बनवाई गई थी। प्रतियोगिता के पूर्व दीदी दोपहर में बाजार गई थी, लाल चुटीला और झूमर खरीदने। पीछे से दर्जी ने आकर दीदी की पोशाक दी। नई लाल पोशाक दुनिया को इस कदर भाई कि उसे रहा न गया। उसने चाव ही चाव में अपनी फ्रॉक उतार लहंगा ओढ़नी पहन ली। बकायदा सिर ढककर वह माथे पर टिकली लगा ही रही थी कि दीदी वापस। दुनिया को काटो तो खून नहीं। हे भगवान, दीदी ने देख लिया, अब क्या होगा। दीदी का पारा गर्म हो गया। तूने मेरी पोशाक क्यों खराब की, बता बता। दीदी ने उसे झंझोड़ डाला।
दीदी खराब नहीं की, लो मैं उतार देती हूँ। दीदी रोने बैठ गई। मैं अब यह पोशाक नहीं पहनूंगी, यह गंदी हो गई। मम्मी ने दीदी से कुछ नहीं कहा, बस टुनिया की धुनाई कर डाली, जिसके कारण दीदी की पोशाक गंदी हो गई। टुनिया हफ्तों सोचती रह गई, क्या पोशाक इतनी जल्द इतनी गंदी हो गई कि दीदी का डांस बिगड़ गया। उसे पुरस्कार नहीं मिला और घर लौटते समय उसकी एक पायल भी खो गई। तब से टुनिया ने गांठ बांधी, दीदी का कोई कपड़ा नहीं छूना है, रुमाल भी नहीं, दीदी को दुखी नहीं करना है। रात भर की छटपटाहट के बाद टुनिया ने तय किया कि वह लड़कों की खुराफात पर कतई ध्यान नहीं देगी। वह अपना पूरा ध्यान पढ़ने में लगाएगी। दीदी के कॉलेज अब कभी नहीं जाएगी, मम्मी कहेंगी तब भी नहीं। स्कूल में टुनिया का दिन बहुत अच्छा बीता। इंग्लिश में वेरी गुड मिला, ड्राइंग में गुड। खुशी के मारे बाकी पीरियड भी खटाखट बीत गए। अब आया गणित का पीरियड। होडी वाला सर की क्लास। लड़के लड़कियों को सबसे ज्यादा सजा इसी पीरियड में मिलती है। लड़कों की तो जबरदस्त कैनिंग होती है। लंबी लचीली टहनी होडी वाला सर की क्लास का दौरा कर डालती है। सनाक सनाक हथेलियों पर केन लेते लड़के रोते नहीं, पर उनके होठ भिज जाते हैं। दुनिया के बदन में फुरफुरी आती है। जितनी बार यह आवाज सुनती है वह सनाक सनाक। लड़कियों को मार नहीं पड़ती, उन्हें स्कूल के बाद रुकने और पाठ लिखने की सजा मिलती है, डिटेंशन। क्या दुख है इसमें, सवाल गलत हुआ गणित का और सजा में मिल गया आवर ह्यूमन स्ट्रक्चर को 9 बार लिखना। दुनिया को कभी यह सजा नहीं मिली, लेकिन जिन्हें मिलती है वे भी तो उसकी सहेलियां हैं। उसे पता है लिखते लिखते उनकी बिचली उंगली नीली पड़ जाती है। दुनिया के सवाल कभी गलत नहीं होते, पर उसे सर का रवैया पसंद नहीं। जिस समय छात्र सवाल कर रहे होते हैं, होडी वाला सर खिड़की पर पीठ टिका गिद्ध दृष्टि से सबको देखते रहते हैं। नो चीटिंग। लड़कों से निपटकर वे लड़कियों के पास आते हैं। लेट मी सी मिस बाबा, व्हाट हैव यू डन, कहते हुए वे प्रत्येक मिसी बाबा का सवाल जांचते हैं। जितनी देर वे सवाल देखते हैं, उनका एक हाथ लड़की की पीठ पर बराबर चलता रहता है, कंधे से लेकर कमर तक के हिस्से पर। हष्ट पुष्ट गुलगुली लड़कियों पर वे विशेष मेहरबान रहते हैं, पर लड़कियां उनसे कतराती हैं। बड़ी लड़कियां आपस में इस बात पर भुनभुनाती हैं, पर डर के मारे कोई जुबान नहीं खोलती। दुनिया के प्राय सभी सवाल ठीक होते हैं, शायद इसलिए सर उसके पास कभी नहीं फटकते। जल्दी से राइट लगाकर आगे बढ़ जाते हैं। 2-4 बार टुनिया ने वे सवाल भी हल कर दिखाए हैं जो सर नहीं कर पा रहे थे। होडी वाला सर सिर्फ एसटीसी तक पढ़े हैं। छात्र उनकी डिग्री को कहते हैं संडास टिकट कलेक्टर। संडास जाने का टिकट कहाँ लगता है, उन्हीं से पूछने की बात है। शनिवार को पापा ने सुबह बैठक साफ करवाई। उनकी बैठक बस टुनिया साफ कर सकती है। कोलिन को तो जरा भी तमीज नहीं। जरूरी से जरूरी कागज रद्दी समझ कूड़े में बटोर कर फेंक देगी। टुनिया जानती है कागज पापा की जान है। एक एक चिट्ठी एक एक अखबार क्यों रखा हुआ है उसे पता है। मम्मी तो उगता जाती हैं इस साफ सफाई अभियान से। उनका कहना है जितनी देर में पूरे घर की सफाई हो उतनी देर में केवल यह बैठक साफ होती है। एक एक पेपर वेट को चमकाना, पोंछना, पेन कुशन में पेन खोसना, किताबें करीने से रैक में सजाना, इस सब की उन्हें फुर्सत कहाँ। पर टुनिया बोर नहीं होती। वह इस काम को झाड़ू और झाड़न की जुगलबंदी कहती है। फर्श पर बिछे बिस्तर की चादर बदली गई, किताबें ठीक से लगाई गई, रेडियो का कवर और मेजपोश भी धुले हुए बिछाए गए। एक बहुत बड़े साहित्यकार आने वाले थे। टुनिया ने पूछा, पापा क्या इनका पैर उनसे भी बड़ा होगा जो पिछली बार आए थे? फिजूल बात मत करो, पापा ने घुड़क दिया। पिछली बार भी उनके घर एक बड़े साहित्यकार आए थे। उनके पैर की छाप चादर पर पड़ गई थी। सफेद चादर के बीच वह मटमैली छाप बड़ी अजीब लग रही थी। बाप रे बाप, टुनिया ने सोचा था इतना बड़ा पैर, उसके तो 2-3 पंजे निकल आए इसमें से। उसने तभी सोचा था कि बड़े साहित्यकार का न केवल दिमाग वरन पैर भी बड़ा होता है। पर पापा को कोई खुराफात बर्दाश्त नहीं है। घर में सब स्वच्छ होना चाहिए। कायदे से कमरे में जाओ, नमस्ते करो, चाय रखो और चले जाओ। अगर कमरे में कविता पाठ चल रहा हो या गंभीर बातचीत, कभी टोको नहीं। सुनना चाहती हो तो चुपचाप बैठ जाओ। टुनिया किताबों की दुनिया से अनजान नहीं, किताबें उसे बेहद प्रिय है। वह कुछ भी और सब कुछ पढ़ डालती है जो सामने आ जाए। यह जो साहित्यकार आने वाले हैं श्री मुक्तिदूत, इनका उपन्यास भी उसने पढ़ा है। उसके मन में उन्हें देखने की उत्कट अभिलाषा है। टुनिया जानना चाहती है दूसरे के मन की बात इतनी आसानी से और इतनी अच्छी तरह से कैसे समझ लेते हैं।
क्या उनके पास डॉक्टर की तरह कोई स्टेथोस्कोप होता है? एक और बात जो टुनिया की समझ में नहीं आती वह यह कि कोई साहित्यकार तो 50 पुस्तकें लिखने के बाद भी बड़ा साहित्यकार नहीं माना जाता और कोई महज एक पुस्तक लिखकर महान हो जाता है। पापा थोड़ा बहुत समझाते हैं, फिर अपना शाश्वत वाक्य बोल देते हैं, अभी तो बहुत छोटी है। इतनी छोटी नहीं है टुनिया, दिल दिमाग हजार हजार सवालों से भरा पड़ा है। क्यों क्यों क्यों? उनके घर अधिकतर कलाकार और साहित्यकार आते हैं। यहाँ आने वाले तरह तरह के लोग हैं। एक बार एक कलाकार आए थे, जेब में 300 रुपए और बेशुमार उम्मीदें लिए। वे फिल्मों में संघर्ष करना चाहते थे। शक्ल से कितने भोले लगते थे। उनके घर महीनों रहे थे। इसी बैठक में रोज सुबह झोला कंधे पर डाल निकल जाते, स्टूडियो दर स्टूडियो, दरबानों से गिड़गिड़ाते, रात को थकान से लस्त और हौसले से पस्त लौटते। पापा उन्हें अपने साथ खाना खिलाते और देर तक उनकी हिम्मत बंधाते। अगली सुबह वे फिर निकल पड़ते। 3.5 महीने की दौड़ धूप के बाद उन्हें एक फिल्म में भूमिका मिली। बस स्टॉप पर खड़े एक गुंडे की, जो चाकू दिखाकर लोगों की जेबें खाली करता है और फिर चाकू चूमकर विचित्र अट्टहास करता है। हाँ 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 हाँ, वे घर में चाकू चूमने और अट्टहास करने की रिहर्सल करते तो टुनिया कमरे से हट जाती। न जाने क्यों उसे लगता यह भूमिका उस कलाकार की तौहीन थी। उसके बाद सभी फिल्मों में वे गुंडे बने। 2 ही साल में वे फिल्म उद्योग के नामी विलेन हो गए। उन्होंने जुहू पर फ्लैट खरीद लिया, कार खरीद ली, शादी कर ली और पापा को पहचानने से इनकार कर दिया। पापा को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, न वे आहत हुए न अपमानित। उन्होंने कुछ और साथी ढूंढ लिए, पर मम्मी किचकिचाती रहीं। जब तक 2 रोटी का ठिकाना नहीं था, फलाने जी गले से बंधे रहे। आज रोटी बोटी दोनों का इंतजाम हो गया तो कैसे आंखें फेर ली। जाने ही नहीं अकल कब आएगी। अरे अब तो यह सदाव्रत बंद करो, आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं। क्या मिला तुम्हें मर मर कर? पापा ने एक बार भी शिकायत नहीं की। न जाने कितने लोगों को 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक उधार दिए, जो डूब गए। वर्षों मम्मी ने घर खर्च के रजिस्टर में इसे उनचत में डाले रखा, फिर हार कर लिखना छोड़ दिया। पापा ने कहा, इसमें क्या झीकना, सारा जीवन ही लेन देन है। मम्मी बोली, तुम्हारा तो सारा जीवन बस देन देन है। मम्मी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अच्छी बातों में भी वे न जाने कहां से आपत्ति ढूंढ निकालती हैं। 21 नंबर में नए किराएदार आए थे, मिस्टर पै। उस दिन उनकी लड़की विनया सामने के लॉन में 2-3 लड़कियों के साथ खेल रही थी। टुनिया भी पहुंच गई। सबने मिलकर रस्सी कूदी, आइस पाइस खेला। वापस जैसे ही टुनिया घर आई, माँ ने जवाब तलब किया, किससे पूछ कर गई थी? कपड़े क्यों नहीं बदले? बाकी लड़कियों के कपड़े देखे थे, एकदम परी जैसी लग रही थी। हमारी नाक कटाएगी। माँ की डांट बर्दाश्त नहीं होती और माँ ही सबसे ज्यादा डांटती है। डांटने के बाद रोने या सुस्त पड़ने का अवकाश नहीं देती, खुद अपनी तबीयत खराब कर बैठ जाती है। फिर शुरू हो जाता है पापा की नसीहतों का सिलसिला। कितनी बार कहा है टुन्नो, मम्मी को गुस्सा न करने दिया करो, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तुम्हें जरा ख्याल नहीं मम्मी का टुनिया। चलो इन्हें पानी में ग्लूकोज पिलाओ। शाम को डॉक्टर गांगुली के पास ले जाना मम्मी को। डॉक्टर मम्मी का ब्लड प्रेशर देखता है, दवा देता है। टुनिया जबरदस्त पश्चाताप से भर जाती है। डांट भी उसे ही पड़ती है, अफसोस भी उसे ही होता है। डॉक्टर के यहाँ भी वही जाती है, सॉरी भी वही कहती है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई टुनिया को इस सवाल का जवाब नहीं देता कि ब्लड प्रेशर किसका जांचना चाहिए, जिसने डांटा उसका या जिसे डांट पड़ी उसका। इन झमेलों से बिल्कुल अलग थलग दीदी एक अलग दिशा में दौड़ रही हैं। लगभग रोज शाम कोई न कोई शो चलता रहता है। शो के बाद दीदी घर आती हैं। मेकअप उतार, कपड़े बदल, वह आंख बंद कर लेट जाती हैं बिस्तर पर। थोड़ी थोड़ी देर में पापा या मम्मी आकर उसे देख जाते हैं। जब उसकी आंख लग जाती है तो हौले से बत्ती बंद करते हुए पापा कहते हैं, बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है बेबी पर, इसे रोजाना एक सेब दिया करो। हर बात दीदी से बांटना चाहती है टुनिया। कल टुनिया ने उसे बताया कितने बड़े साहित्यकार आने वाले हैं आज। दीदी ने कहा था, हाय मैं भी सुनती उनकी बातें, पर क्या करूं, कल से तो नई रिहर्सल शुरू है, मेन रोल मेरा ही है। पापा सुबह से बड़े जोश में हैं। मुक्ति दूत जी के उपन्यास और काव्य संग्रह का फिर से पारायण हो रहा है। जगह जगह लाल पेंसिल से निशान लगाए जा रहे हैं। मुक्ति दूत जी से जमकर बहस करनी है। टुनिया भी साथ साथ पढ़ रही है। इस कमरे का आलम अनोखा है। यहाँ बैठकर मन किताबों में रम जाता है। न समय का ध्यान रहता है न काम का।
तभी मम्मी ने आकर कहा, टुनिया चलो सनीचरी से सामान लाने। टुनिया का जोश जाम हो गया। सनीचरी का मतलब है सूखी मछली के गधाते ढेर, बाजार की कचर पचर, धूप पसीना, धूल बॉडम झोले, कांदा बटाटा, गेहूं चावल, मसाले पातड़ भाजी, खट्टा चूका और खटारा रिक्शा। पूरी बंबई में कहीं रिक्शा नहीं चलता है सिवाय इस सनीचरी के। इस रिक्शे से रूह कांपती है दुनिया की। पहले तो बाजार की एक एक दुकान पर मम्मी को मोल भाव करते देखो, बोलो कुछ नहीं, बस झोले पकड़े खड़े रहो। फिर जब मम्मी की तसल्ली हो जाए तो सौदा ले लो। बराबर टकटकी लगाकर तराजू देखती रहो, तरकारी वाली कहीं डंडी तो नहीं मार रही। इसी चतुराई से मम्मी महीने का पूरा सौदा सनीचरी से लेंगी। फिर बड़े कौशल से वे सस्ता रिक्शा करेंगी। रिक्शा करने में उनकी दो शर्तें अनिवार्य हैं, रिक्शा सस्ता हो और रिक्शे वाला विनम्र। झिकझिक करने वालों से मम्मी को बहुत चिढ़ है। रिक्शे में चढ़ते ही मम्मी टमाटर का झोला या तेल की पीपी बगल की सीट पर रख लेंगी और कहेंगी, टुनिया तू यहाँ नीचे बैठ ले, टमाटर कहीं पिच न जाए, तेल कहीं बह न जाए, पीपी में झाल तो लगी नहीं है, थोड़ी ही दूर की बात है। अगर टमाटर या तेल कुछ न साथ हुआ तो कॉलोनी की ही कोई पड़ोसिन मम्मी को जरूर दिख पड़ेगी। मम्मी उसे भी रिक्शे में अपने साथ लाद लेगी और कहेगी, टुन्नो तू जरा किनारे पर टिक जा, यहाँ मेरे पैरों के पास। नहीं नहीं बहन जी, आप परेशान मत होइए, हमारी बेटी तो बड़ी सीधी है, जहाँ कहो बैठ जाए, जहाँ कहो खड़ी हो जाए। बच्चों का क्या है, जैसे रखो रह जाते हैं। नहीं बैठना चाहती दुनिया इस तरह, कितनी शर्म आती है उसे। स्कूल की कोई सहेली देख ले या टीचर तो कितनी खिल्ली उड़ेगी उसकी। 8वीं में पढ़ती है, कोई बच्ची तो नहीं। वह क्या घर की नौकरानी है जो पैरों के पास बैठे। इतना ही शौक है मम्मी को पड़ोसिन ढोने का तो 2 रिक्शे क्यों नहीं कर लेती। टुनिया जब इस तरह बैठती है तो सामने से उसका कच्छा दिखने लगता है। कम से कम टुनिया को तो यही लगता है, उसका कच्छा दिख रहा है, बल्कि सारी दुनिया को खबर है कि दिख रहा है। शेम शेम, क्या करे टुनिया। फ्रॉक इतनी लंबी नहीं कि आगे खींच ले, पीछे से मम्मी की चप्पल चुभ रही है, आगे से यह मुसीबत। बहुत बोर होती है टुनिया इस सनीचरी की कवायद से। ऊपर से गजब यह कि मम्मी इसे तफरीह का नाम देती हैं। अब अगर घर पहुंच झोले रख टुनिया यह कहे कि वह 17 नंबर वाली पिनहाज दादी के यहाँ जा रही है तो मम्मी डपट कर कहेंगी, बैठ चुपचाप, अभी घूम कर नहीं तो क्या पापड़ बेल कर आ रही है। घर में तो किसी का टिकवा लगता ही नहीं है, जो करूं मैं करूं, जहां मरूं मैं मरूं। मम्मी एक बार बोलना शुरू कर दें तो देर तक चुप नहीं होती, रुक रुक कर उसी विषय पर बोलती हैं। लिफाफे खाली कर दाल डिब्बों में डाली जा रही है, भाषण चालू। गेहूं कनस्तर में पलटा जा रहा है, भाषण चालू। कांदा बटाटा अलग अलग टोकरियों में रखा जा रहा है, भाषण चल रहा है। धीरे धीरे यह स्वागत कथन में बदल जाएगा। टूनिया मम्मी के पीछे पीछे कुछ इस तरह घूमेगी मानो दोनों के बीच कोई तार जुड़ा है। मम्मी मुड़ेगी तो वह भी मुड़ेगी, मम्मी झुकेगी तो वह भी झुकेगी। मम्मी ने चिड़चिड़ाकर एक बार फिर कहा, सुनती नहीं है, फिर और धूप चढ़ जाएगी, जल्दी उठ। पापा ने किताब से नजर उठाई और बोल पड़े बमक कर, क्या तुम सुबह से कुड़कुड़ शुरू कर देती हो? आटे दाल के सिवाय और कुछ पता भी है? नहीं जाएगी टुनिया, इतने बड़े साहित्यकार आ रहे हैं, किसी भी समय आ सकते हैं, यहाँ कौन बनाएगा चाय? जाना है तो कोलिन को लेकर जाओ। एक कटखनी नजर पापा और टुनिया पर डाल मम्मी चली गई। पापा द ग्रेट। टुनिया को मजा आ गया, कैसी बाल बाल बची वह सनीचरी से, और कोलिन क्या खूब फंसी। अभी अभी काम निपटा वह जाने की तैयारी कर रही थी, तभी तो उसने सबकी नजर बचाकर फूलदान से एक फूल चोरी किया था बालों में लगाने के लिए। टुनिया को सब पता है, रिक्शे में जब पटरे पर बैठना पड़ेगा सारी शान झड़ जाएगी आज। वह तो छूटी किसी तरह। अब जब पापा कहेंगे वह ऐसी फर्स्ट क्लास चाय बनाएगी कि मुक्ति दूध जी भी हैरान रह जाएंगे। दाल पहले से पिसी रखी है, पकौड़े तल देगी। नहीं, दीदी क्या करेंगी मदद? नहीं, दीदी क्यों करेंगी मदद? अभी तो वह सोकर ही नहीं उठी, उठेंगी फिर तैयार होंगी और तत थई में लग जाएंगी। कल ही तो उसके ड्रामे का 25वां शो खत्म हुआ है, आज नई रिहर्सल शुरू है। वक्त से 1 घंटे बाद मुक्ति दूध जी आए चमत्कार की तरह, एकदम झकाझक सफेद खादी का कुर्ता पजामा पहने। आते ही हाँ हाँ हंसना शुरू। पापा बड़े प्रसन्न। मुक्ति दूध जी ने पहले उन्हें अफसरों की दृष्टिहीनता पर एक छोटा सा दिलचस्प भाषण दिया, फिर उदाहरण एक से एक अजीबोगरीब। गनीमत है पापा ने बिना बिद के सुन लिया, नहीं तो कोई भरोसा नहीं पापा कब सहसा अफसर बन जाए, कब साहित्य प्रेमी।
एक बार ऐसे ही किसी कवि के बेतकल्लुफी से बोलने पर पापा ऐठ गए थे और उन्होंने त्योरियों से बोलना शुरू कर दिया। कवि महोदय पापा को एक असफल मनुष्य बता रहे थे, जबकि पापा अपने को निहायत सफल मानते थे। पर मुक्ति दूत जी एक तो पापा के हम उम्र हैं, दूसरे बात करने का तरीका भी अलग है। चकित है टुनिया। पापा ने बताया था कि मुक्ति दूत जी न नौकरी करते हैं न व्यवसाय, पर कितने अलमस्त, किसी बात की फिक्र ही नहीं। शहनशाह सा अंदाज, गूंज भरी आवाज, सिगरेट पीने का दिलकश अंदाज और किस कदर आत्मीय। खाया उन्होंने कुछ नहीं, चाय खूब तारीफ करके पी। पूछा किसने बनाई, आपकी पत्नी ने? नहीं टुनिया ने, यह है मेरी छोटी लड़की तुर्ना, पढ़ने में बहुत तेज है और चाय बनाने में भी। हाँ हाँ हाँ, मुक्ति दूत जी हंस पड़े। यह लड़की बहुत तरक्की करेगी। मैं तो कहता हूँ जो चाय अच्छी बना सकता है वह दुनिया में मुश्किल से मुश्किल काम कर सकता है। तभी दीदी तैयार होकर कमरे में आई। सफेद साड़ी ब्लाउज में कितनी ताजा लग रही थी, फूल की तरह। रोहिणी भाटे सभी छात्राओं को सफेद वस्त्र में आने को कहती हैं। उनका कहना है कि नृत्य एक सात्विक क्रिया है। वह स्वयं भी सफेद रंग के कपड़े ही पहनती हैं। मुक्ति दूत जी को नमस्कार कर दीदी ने पापा से कहा, पापा हमें ठीक 11 बजे पहुंचना है रोहिणी भाटे की क्लास में। आज से वसंत सेना की रिहर्सल शुरू है। ठीक है चली जाना, पापा ने कहा। तभी मिसेज रहेजा आ गईं, 4 नंबर से। दुनिया के यह कहने पर कि मम्मी बाजार गई हैं, वह अंदर रसोई तक उन्हें देख आईं, फिर आकर बैठक में बैठ गईं। उस समय पापा और मुक्ति दूत जी में बहस चल रही थी कि उत्कृष्ट साहित्य के लिए लोकप्रियता कोई शर्त हो सकती है या नहीं। मुक्ति दूत जी लोकप्रियता को व्यावसायिकता से जोड़ रहे थे, जबकि पापा उसे जनमानस से। वह बार बार रामचरितमानस के लोकप्रिय अंश उद्धृत कर रहे थे। मुक्ति दूत जी ने कहा, रामचरितमानस अपनी साहित्यिकता के कारण नहीं, धार्मिक आग्रहों के कारण लोकप्रिय है। मिसेस रहेजा बैठी रहीं कुछ देर, अपनी एक एड़ी से दूसरी एड़ी खुजाती, फिर बोली, टुनिया हमने इडली का घोल बना रखा है, साचा दे दो तो जल्दी से इडली पक जाए। अब आई ना असल बात पर, यह रहेजा आंटी इतने बहाने क्यों बनाती हैं? आते ही सीधे कह देती कि साचे के लिए आई हैं। इन्हें क्या पता बैठक में कौन बैठा है इस वक्त। सच दुनिया को हैरानी होती है। कॉलोनी की सभी स्त्रियां एक सी हैं, सबकी आदतें एक सी। सुबह उठकर मेकअप कर लेना, हर वक्त खाने पीने के बारे में सोचना, दोपहर को सोना, शाम को टीवी देखना और रात को घोषित करना, आज तो मैं बहुत थक गई। दुनिया ऐसी कतई नहीं बनना चाहती। वह तो ऐसी बनना चाहती है जैसे मुक्ति दूत जी। उसे लगता है जिंदगी के जरूरी सवालों का जवाब साहित्यकार ही ढूंढ सकता है। मुक्ति दूत जी जानना चाहते हैं कि क्या माधव मिश्रा अभी भी इस कॉलोनी में रहते हैं। रहते हैं, पापा ने बताया। आजकल बहुत उदास हैं, कहीं आते जाते नहीं। हाल ही में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। अकस्मात? नहीं, कैंसर था। मैं तो उनका घर भूल गया हूँ। कोई 8 बरस पहले आया था एक बार। किस नंबर में है? 108। इस ब्लॉक से हटकर उधर तीसरी सड़क के मोड़ पर जो क्वार्टर बने हैं उनमें। कहाँ भाई? टुनिया बता देगी, जानती है। टुनिया बेटी जरा मुक्ति दूत जी को माधव मिश्रा जी के घर पहुंचा दो, पापा बोले। भाई लेकिन लौटकर हम एक चाय और पियेंगे। जरूर जरूर, पापा की मुस्कान खिल गई। पापा को और क्या चाहिए, उनका मन तो बस स्वागत सत्कार के लिए बना है। वश चले तो सारा दिन सारी रात दरवाजा खोले बैठे रहे, आगंतुकों के इंतजार में। उनकी भूख प्यास मित्रों के साथ बंधी है। साथ में कोई खाने वाला ना हो तो 3 बजे तक खाने की सुध न लेंगे। कोई आ जाए तो 12 बजे ही भूख लग जाएगी। टुनिया ने जरा भी देर नहीं लगाई, फौरन स्लीपर्स पहने और चल दी मुक्ति दूत जी के साथ। बाप रे कितने लंबे हैं, ताड़ की तरह। बात करते समय अगर इनकी तरफ देखना हो तो गर्दन में बाल्टा पड़ जाए। मुक्ति दूत जी ने देखा टुनिया उनके साथ लगभग भागते हुए चल रही है। उन्होंने रफ्तार धीमी कर दी। पूछा, यह तुम्हारी बहन थी ना? आपको कैसे पता? वाह, तुमसे इतनी मिलती जो है। टुनिया ने शायद गलत सुना है या मुक्ति दूत जी ने ही गलत कहा है। सब तो कहते हैं मुझसे जरा भी नहीं मिलती। बहुत मिलती है। तुम्हें पता है तुर्ना, भगवान के पास सबसे बेहतरीन प्रिंटिंग प्रेस है। इंसान लाख कोशिश करे वह बात पैदा नहीं कर सकता जो भगवान कर सकता है। जैसे किताबें छपती हैं सब एक सी, इसी तरह भगवान हर खानदान के नाक नक्श के ब्लॉक प्रिंट करते हैं। तभी न जाकर लोग कहते हैं, अरे बबुआ तेरी नाक तो बिल्कुल दादी पर गई है, तेरी हंसी में तो बुआ की छवि है। ईश्वर एक बढ़िया मुद्रक है।
अपनी ही बात पर मुक्ति दूत जी हाँ हाँ कर हंस दिए। टुनिया के मुंह से फौरन निकला, आप भगवान को मानते हैं? क्यों? ऐसा तुम्हें क्यों लगा कि भगवान को मानने वाले कम होते जा रहे हैं? पता नहीं, एक बार पापा ने कहा था लोग जो जो पढ़े लिखे बन रहे हैं उनकी भगवान पर से आस्था हिल रही है। यह तो पापा ने कहा था, तुम क्या कहती हो? मुझे भी ऐसा ही लगता है। नहीं, पापा को ऐसा लगता है इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। टोनिया रानी, अलग से सोचो। क्या हमारे देश में कभी ईश्वर से विश्वास खत्म हो सकता है? अभी मैं चौराहे के बीचों बीच एक बौड़म सा पत्थर रख दूं सिंदूर में रंग कर, और खुद उस पर जाकर 2 फूल चढ़ा आऊं। फिर देखना तुम, अपने लोगों की कितनी आस्था है। 10 में से 9 आदमी यहाँ रुकेंगे, मत्था टेकेंगे, फूल फल चढ़ाएंगे। इसे कहते हैं आस्था या अंधविश्वास। नहीं, विश्वास। वैसे विश्वास और अंधविश्वास में बड़ा महीन सा फर्क होता है। तुम अभी बहुत छोटी हो, वरना तुम्हें समझाता। आ गई ना वही बात, यह छोटी होना तो बवाले जान हो गया है। अच्छी खासी बात समझ आ रही थी कि ब्रेक लग गया। अभी तुम बहुत छोटी हो। इस वक्त मुक्ति दूत जी मेहमान है, वरना टुनिया पूछती, छोटों को बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या सिर के बल खड़ा होना पड़ता है? मुक्ति दूत जी ने गौर से उसकी ओर देखा। थक गई? नहीं। टुनिया ने गर्दन हिलाई। किस क्लास में पढ़ती हो? क्या नाम है स्कूल का? कैसे जाती हो इतनी दूर? लीजिए, आ गया माधव मिश्रा का घर। मिश्रा जी घर पर हैं? टुनिया का काम खत्म, जाएगी। मुक्ति दूत जी अब मिश्रा जी से बातों में मशगूल हो जाएंगे। दोनों साहित्यकार, दोनों बातूनी। जानती है टुनिया कि मुक्ति दूत जी को कौन सा याद रहेगा कि वह किस क्लास में पढ़ती है, कैसे स्कूल जाती है, स्कूल का नाम क्या है। बच्चों से ऐसी बातें सभी पूछते हैं और सभी भूल जाते हैं। पापा के एक दोस्त हर बार उससे उसका नाम पूछते हैं और हर बार भूल जाते हैं। पापा का ख्याल है चाय के बाद मुक्ति दूत जी को खाना भी खिलाया जाए। और क्या, 12 बजे हैं, चाय पिलाते 1-1:30 बज जाएंगे। मम्मी सनीचरी से अभी लौटी नहीं है, लौट कर भरनाएंगी। बस शुरू हो गई इनकी दावतें। इतना ही शौक था खिलाने का तो किसी हलवाइन से शादी कर लेते। सारा दिन बैठी रहती भट्टी पर, बाजार से धूप में तप और मरो चूल्हे पर। टुनिया उनके आने से पहले कुछ बना लेती, पर क्या, उसे आलू की तरकारी के सिवाय कुछ बनाना आता ही नहीं। दीदी होती तो उसकी खुशामद कर टुनिया पनीर निकलवा लेती, पनीर आलू की सब्जी बन जाती। पर दीदी तो रिहर्सल के लिए जा चुकी। चलो, जैसा बुरा बावरा आता है बनाएगी टुनिया। पापा को नाना कहेगी, खराब बनेगा तो सॉरी कह देगी। ढेर सा सलाद काट देगी, चटनी अचार सब रखा है दे देगी। मिठाई पापा मंगा ही लेंगे। मम्मी के लिए नहीं छोड़ेगी कोई काम। एक तो मम्मी थकी हुई लौटेंगी, दूसरे उन्हें गुस्सा आएगा। अगर मम्मी पसंद करें तो छुट्टी वाले दिन टुनिया सारे घर का खाना बना दे, पर पसंद ही तो असली बात है। मम्मी को किसी के हाथ का खाना अच्छा ही नहीं लगता। कई नौकरों की मम्मी छुट्टी कर चुकी हैं। कोई चपाती मोटी बनाता था तो कोई सब्जी पतली बनाता। किसी की उन्हें सफाई नापसंद थी तो किसी की हाथ की सफाई। मम्मी बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं, पर किसी को सिखाना उनके वश की बात छींकने लगती हैं। मुक्ति दूत जी आए, पहले चाय पी, पापा ने खाने के लिए आग्रह किया। सहज भाव से वह रुक गए। टुनिया ने अकेले हाथ सारा इंतजाम किया। वह दौड़ दौड़ कर गर्म फुल्का खिला रही थी। उसे बिल्कुल कष्ट नहीं हो रहा था। मुक्ति दूत जी कब कब आते हैं। आपकी लड़की की आवाज बहुत अच्छी है, इसका रेडियो ऑडिशन क्यों नहीं करवाते? मुक्ति दूत जी ने कहा। पापा उत्साह और गर्व से बताने लगे, उसे समय ही कहाँ है रेडियो के लिए। फिर रेडियो में वे कलाकार जाते हैं जो मंच अथवा टीवी पर अयोग्य सिद्ध होते हैं। रेडियो तीसरी श्रेणी की प्रतिभाओं के लिए है। यह तो स्टेज की नामी कलाकार है। आए दिन इसके शो होते रहते हैं। बल्कि एक बार फिल्मों के लिए भी प्रस्ताव मिला। काफी नामी प्रोड्यूसर का था। लेकिन आप जानते ही हैं, बच्ची को वहां फंसाना तो बिल्कुल गलत है। 2 साल से कत्थक सीख रही है। कॉलेज भी जाना रहता है। पढ़ाई में हरदम अव्वल आती है। कौन, यह टुनिया? यह तो अभी बिल्कुल मूर्ख है, कुछ नहीं आता। वह मेरी बड़ी बेटी पपीहा। नहीं सहाय साहब, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आपकी छोटी लड़की की। इसकी आवाज में एक संस्कार है, आजकल बहुत कम दिखाई देता है। फुल्का लाते हुए टुनिया ने सुना, आपकी छोटी लड़की। सहसा विश्वास नहीं हुआ टुनिया को। इस घर में हमेशा दीदी की जय जयकार हुई है। दीदी के गाने पर तालियां बजी हैं। दीदी के नृत्य पर बधाई मिली है। दीदी के प्रमाण पत्र मढ़ाए गए हैं। दीदी महान है। टुनिया से कोई पूछे दीदी क्या है। पानी का जग लाते लाते टुनिया के कानों में मुक्ति दूत जी की आवाज पड़ी है, सहाय साहब।
आवाज से आप किसी की पूरी शख्सियत जान सकते हैं। सच्चे खरे इंसान की आवाज नाभि से उत्पन्न होती है और उदर से टकराती हुई एक समूची संस्कृति का दस्तावेज बन कंठ से निकलती है। आपकी छोटी लड़की की आवाज में यह सब है। उसकी आवाज एक समूची संभावना है। दुनिया का अंग अंग सितार सा झंझना उठा। क्या यह सच है? क्या यह सब उसी के लिए कह रहे हैं? बहुत मजाक करते हैं ना, लेकिन हंस तो नहीं रहे। मजाक के मूड में तो नहीं दिखते। गंभीर होकर बोल रहे हैं। इतने बड़े साहित्यकार झूठ क्यों बोलेंगे? शायद झूठ ही होगा। यूं ही उसे खुश कर रहे हैं या पापा की खुशामद कर रहे हैं। खुशामदी तो नहीं लगते। वह उनके सामने बोली ही कहाँ, वे ही बोलते रहे। क्या उन छोटे छोटे अस्फुट जवाबों में से ही उन्होंने यह मड़ी ढूंढ निकाली? दुनिया ने सोचा था। उन्होंने उसे मूर्ख मानकर ही ज्यादा बात नहीं की। पापा गर्दन हिलाते हुए उनके आगे मिठाई की प्लेट बढ़ाने लगे। पापा ने अपनी परिवार प्रशस्ति शुरू कर दी। हमारे घर में सभी की आवाज बहुत अच्छी है। मेरे पिताजी की आवाज भी बहुत अच्छी थी। जब वे सस्वर रामायण पाठ करते थे तो सारा मोहल्ला आ जाता था सुनने। भीड़ संभालना मुश्किल हो जाता था। पपीहा की आवाज तो सबसे अच्छी है। क्या बताएं, आज होती तो आपको उसका गाना सुनवाते। कुछ नहीं लेना देना टुनिया को इस परिवार पुराण से। अब लाख बार घर वाले उससे चाय बनवाए, पानी मंगवाए, सब्जी कटवाए, कुछ नहीं व्यापेगा उसे। उसे आज यह कैसी संपदा मिल गई है। उसके कानों में ठुमरी सी छोटी यह बात किस कदर ठुमक रही है। आपकी छोटी लड़की, आपकी छोटी लड़की। अभी आप सुन रहे थे ममता कालिया जी की लिखी कहानी आपकी छोटी लड़की। दोस्तों, ससुराल द्वारा नारी का शोषण तो होता ही आया है, लेकिन अनजाने में कभी कभी परिवार द्वारा अपनी ही लड़की का शोषण होता है। आपकी छोटी लड़की कहानी में टुनिया का परिवार द्वारा ऐसा ही शोषण होता है। अपनी बड़ी बेटी की होशियारी के आगे टुनिया के गुण घर वालों के सामने नहीं आते, जबकि वह भी अपनी बहन जितनी ही होशियार है। उसकी आवाज तो रेडियो ऑडिशन करने लायक है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। उसके इन सब गुणों को बढ़ावा देने की बजाय उसे घर के किसी काम में ही लगा दिया जाता है। बहुत ही दुखद है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।